अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और हम मई के आखिरी अयाम में पहुंच चुके हैं। जून की आमद है, लेकिन अभी तक IMF का कुछ अता पता नहीं है। खैर ये तो फैक्ट है ही, वी जस्ट स्टेटेड इट, बट अदरवाइज़ कुछ और भी होता है इन दिनों में, इन महीनों में। और वो ये होता है कि स्कूलों की या तो छुट्टियां हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं। मेरे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बहुत से लोगों की अभी मैं बात कर रहा था टीम से भी होने वाली हैं। रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी जारी है, तो एक बच्चों को जहाँ वो टेंशन वाला एलिमेंट होता है, साथ साथ ये खुशी भी होती है कि चलिए अब 2 महीने की छुट्टियाँ होने वाली हैं। ऑल्दो शदीद गर्मी है, मुल्क की इकॉनमी की हालत भी ऐसी नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा सैर के लिए निकल सकें, लेकिन फिर भी जिन लोगों की दादियाँ नानियाँ किसी और शहर में रहती हैं, एटलीस्ट वो इन दिनों में, इन महीनों में उन घरों का रुख करते हैं। और नानी का एक्सपीरियंस भी बच्चों के लिए सारी उम्र, नानी के घर का जो तजर्बा होता है ना, उनको बहुत कुछ सिखाता भी है और रिश्तों की पहचान भी कराता है। सो इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर जब ज़्यादातर बच्चे अपना बिस्तर बोरियाँ बांध के अपने नानी के घरों का रुख कर रहे हैं। अभी हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। जस्ट बाय द वे, आई एम श्योर यू हैव नोटिस्ड हुमा इज़ नॉट हियर। सो वो भी गर्मियों की चंद दिन की छुट्टी पे गई हुई हैं, और वहीं गई हुई हैं एक्चुअली जहाँ अभी इंतखाबात के नताइज आए हैं। हम तुर्की की बात कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान दोबारा से तुर्की के सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं, और मतलब अनप्रेसिडेंटेड इनकी जीत का तसलसल है, और मुसलसल तीसरी मरतबा ये कामयाब हुए हैं। और कल तुर्की अमीरात में मुख्तलिफ मकामात पर लोग जश्न मनाते हुए नज़र आए, और हमारे यहाँ की सियासत का जो आलम है वो भी हम सबको मालूम है। खैर जश्न तो कल यहाँ पे भी मनाया गया। यौम तकबीर के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का अहतमाम किया गया, और लिबर्टी चौक पर भी एक ज़बरदस्त सा मेला लगाया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि भाई अब कोई रह तो नहीं गया वाकई, मतलब उनकी पार्टी में मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग जिन पे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, फॉर इंस्टेंस पीपल लाइक इमरान इस्माइल, जो कि इस पार्टी के बानी कारकुनान में से हैं, वो भी छोड़कर चले गए हैं। सो सीन ये है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का सिलसिला अभी तक जारी है। मतलब संडे के दिन भी हम सोच रहे थे कि कोई सिलसिला रुक जाएगा या एक दिन का ब्रेक लेंगे या चंद घंटों का ब्रेक लेंगे, नहीं, इस पर भी इख्तिफा न किया, और कल भी लोग जाते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे या ऐलानात सामने आते रहे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, PTI सिंध के सदर अली जैदी भी इमरान खान साहब को खुदा हाफिज कह गए। अब नौबत लिटरली यहाँ पर आ गई है कि अब सोचना पड़ता है कि PTI में इमरान खान साहब के अलावा बचा कौन है, क्योंकि हम भी सोचते हैं ना किससे रब्ता करें, क्योंकि हम तो अपना फ़र्ज़ समझते हैं, एन फ़र्ज़ कि हमने उनका मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता करना है। वो तो हमेशा से उन्हीं की तरफ से मना किया जाता रहा है, लेकिन अब ज़रा हम ढूंढ रहे हैं कि हम किससे रब्ता किया करें उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। इमरान खान साहब सर्टनली इस वक्त बंद गली में फंसे हुए हैं। कल तक वो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा बाइख्तियार, उन्होंने कहा था ना, हल्कों से बात कर सकता हूँ मैं, किसी से बात करने के रवादार नहीं थे। अब सियासी जमातों से मुज़ाकरात की अपीलें कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है, और इसको ये ना समझें कि इमरान खान की कमजोरी है, क्योंकि जब मैं ये बातचीत की बात करता हूँ और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं। ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी मुल्क की इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है। आज अगर 308 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है, तो समझ जाए कि पाकिस्तान उधर अब पहुंच जाएगा जिधर सारे लोगों ने डॉलर खरीदना है, किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी। सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे, और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे हैं, और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा। ये तो जो भी करेंगे, मैं तो बैठा हूँ कि हर रोज मैं इंतजार करता हूँ कि किस दिन पकड़ने आएंगे, मैं तो तैयार हूँ उसके लिए। आई वंडर, वैसे यही बात तो मुखालिफिन इनके बारहा करते रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पर उस वक्त के अपोजिशन लीडर ये कहते रहे हैं कि सर चार्टर एक डेमोक्रेसी तो हो चुका, चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, लेकिन उनकी बातों पर एक कान न धरा आपने खान साहब। और दीज थिंग्स एब्सोल्युटली मेक सेंस नाउ, लेकिन ये ख्याल बड़ी देर से आया है। खैर अब भी आ गया है, तो दूसरी तरफ से कुछ लचक का मुजाहरा होना चाहिए और बातचीत तो करनी ही चाहिए। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि खान साहब की बार बार पेशकश के बावजूद कोई भी जमात उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, और खान साहब ने दूसरों को इनकार का जवाब भी खुद ही सॉर्ट ऑफ फराहम किया है। ये नहीं हो सकता कि आप सियासी गिलाफ पहन के वो काम करें जो टेररिस्ट करते हैं, और आपको इसलिए एमनेस्टी मिल जाए कि आप सियासी पार्टी का आपने गिलाफ ओढ़ा हुआ है। आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें, और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाएं तो फिर क्या यहाँ मुज़ाकरात करते हैं। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी?
उनसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं कि हमारी जो टर्म बनती है वो बनती है करीबन 12 अगस्त। तो अगर हम 1-2 दिन पहले करेंगे 10 अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लेट्स मीट मिड पॉइंट के ऊपर। मिड पॉइंट क्या है कि जी करीबन 30 सितंबर 1 अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कोई मिक्स सिग्नल दिए, जो बाहर मीडिया था, मुझे अफसोस हुआ। लेकिन उसके बाद जो वाक़या हो गया 9 मई वाला, और वो मैं समझता हूँ कि उसने कंप्लीट जो हालात को बदल दिए। आप इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे? इसहाक डार साहब को जब देखते हैं ना, अपनी हालत ज़ार याद आती है, और IMF से किए गए वादे और मुआहदे, और जो बस होने वाला है और परसों होने वाला है और 1 हफ़्ते में होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, और उसके बाद पता नहीं क्या बनेगा और ये कब हम सबको सच बताएंगे। ये वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। लेकिन उस पर तो आई एम श्योर साफ़ी साहब ने बात की होगी इनसे, लेकिन पता नहीं क्यों ये किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो दिल नहीं करता इनकी बात उस मामले पर सुनी जाए, क्योंकि जो इनका टॉपिक है, जो इनकी ज़िम्मेदारी है, ये वो निभाने में कामयाब नहीं रहे हैं। एनी हाउ 9 मई के बाद आपको पता ही है सियासी मंजरनामा बदल चुका है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। परसों बिहाड़ी तो कल लाहौर में यौम तकबीर के मौके पर लिबर्टी चौक में ज़रा लोग शोक जमा किए बैठे हैं। इन्होंने देखिए 75 साल की तारीख उठा के देख लो, नवाज शरीफ के मंसूबे और तरक्कियाती काम इस मुल्क से निकाल दो तो पीछे सिर्फ और सिर्फ खंडरात बचते हैं। गवाह हो ना, गवादर से कराची तक, शुमाल से जनूब तक, मशरिक से मगरिब तक, जहां नजर उठा के देखोगे नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। 1998 के वक्त कोई बुज़दिल पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, कोई गीदड़ पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, तो उधर भारत धमाके कर रहा होता, इधर हमारा जो लीडर होता अगर गीदड़ होता तो मुंह पर कूड़े वाली बाल्टी डालकर छुप जाता। आज मैं इस फितने का नाम नहीं लेना चाहती थी। पाकिस्तान में 28 मई यौम तकबीर को खड़े होकर इस फितने का नाम लेना भी पाकिस्तान की तौहीन है। मगर अब कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं। भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे। उधर जहांगीर तरीन नई पार्टी बनाने के लिए लाहौर में डेरे डाले रखे हैं और सियासी जमातों और रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी भी आने वालों को खुशामदीद कह रही है। इलेक्शन तक PTI की शक्ल क्या बनती है ये हम सबको देखना होगा, और इलेक्टेबल्स अपना वजन किस जमात में डालते हैं ये भी अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर वाज़ेह है कि पंजाब में वोट बैंक इस मरतबा 1 या 2 जमातों के बीच नहीं बटेगा, बल्कि कई सियासी धड़ों में तकसीम हो सकता है। इसी पर ज़रा तज्जिया रहते हैं। हमने ज़रा सुबह ज़हमत दी है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शामी साहब, अपने वक्त दिया। शामी साहब, तहरीक इंसाफ आपको पता ही है आजकल जो हो रहा है दबाव का शिकार है, और अब मुज़ाकरात के लिए भी रेडी है। कमेटी भी बना दी गई है खान साहब की तरफ से, लेकिन अब ये वाले नहीं मान रहे हैं, हुकूमत मान नहीं रही है। तो क्या खान साहब ने देर कर दी या हुकूमत को वाकई लगता है कि मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला है नहीं इनसे? देखें, ये मुज़ाकरात का मामला भी बड़ा अजीब है। एक ज़माना था कि जो लोग आज हुकूमत में हैं वो अपोजिशन में थे और वो खान साहब की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, बातचीत करना चाहते थे, लेकिन खान साहब उनके हाथ को झटक रहे थे। फिर जब लोग इक़्तिदार में आ गए और खान साहब अपोजिशन में आ गए, उस वक्त भी उन्होंने ये जिद जारी रखी। उनका ख्याल था कि वो सिर्फ फौजी क़यादत से बातचीत करेंगे और सियासतदानों को वो परे का अहमियत नहीं दे रहे थे। बीच में इंतखाबात के मामले में एक कमेटी कायम हुई थी सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर, और उसने कोई बातचीत शुरू की थी, लेकिन वो भी टूट गई। अब बातचीत को शुरू करना मुश्किल होगा। हुकूमत जो है वो तरह तरह के बहाने तलाश रही है और शर्तें लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सियासी मसाइल जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो सकते हैं और उन्हें हल होना चाहिए। तो खान साहब भी एक बड़ी सियासी हकीकत हैं, और जो लोग हुकूमत में हैं उनके सियासी कद काट से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो जो भी एक दूसरे के साथ मामला करें, उनको बिल आखिर इस बात पर गौर करना चाहिए कि रास्ता जो है वो मकालमे से ही निकलेगा
और एक दूसरे को रास्ता देने से निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही निकल सकता है रास्ता। तो आपको पता ही है शामी साहब के खान साहब अपना जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी या नाअहली के बाद मुमकिन तौर पर इन हालात के बाद मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। और परवेज़ इलाही के बजाय इत्तलात तो यही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को अपना जानशी मुकर्रर करना चाहते हैं वो, या कर दिया है सॉर्ट ऑफ। तो क्या समझते हैं, ये उनका फ़ैसला दुरुस्त है? क्या मुराद सईद या फिर पार्टी का मुस्तकबिल होंगे, या शाह महमूद साहब ही लीड करेंगे, मुराद सईद उनसे साथ साथ होंगे, या ऑल इन ऑल मुराद सईद साहब ही नायब होंगे खान साहब के? देखिए, जो उनका तंजीमी ढांचा है उसमें वाइस चेयरमैन जो है उसको फौकियत हासिल है प्रेसिडेंट पर। तो इमरान खान साहब के बाद सीनियरिटी के एतबार से शाह महमूद कुरैशी का नंबर आता है, चौधरी परवेज इलाही साहब का नहीं। तो बहरहाल उन्होंने फैसला किया है और शाह महमूद कुरैशी को और परवेज खट्टर को मामला चलाने पर मामूर किया है। तो ये उनका अपना मामला है। पार्टी के जो इंटरनल मसाइल हैं उन पर तो उनकी अपनी नज़र है और अपने मफाद के बारे में वही फैसला कर सकते हैं। जहाँ तक मुराद सईद का ताल्लुक है, आपको याद है एक ज़माने में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो है वो भी अपने जानशीनों की बात करते थे। हफीज पीरजादा को सोना मुंडा कहकर मुखातिब करते थे और कहते उनकी जगह लेंगे। मुस्तफा घर जो है वो भी उनके जानशीनों में नाम लिखाते थे। लेकिन अब कल किसने देखी है मुराद सईद साहब के साथ क्या होगा, उनकी पॉलिटिक्स कैसे आगे चलेगी, ये तो ही बताएगा। और अगर वो जमे रहे अपनी जगह पर और पीटीआई की क़यादत के साथ हाथ में आ गई तो ठीक है, ये तो फिर हम फैसला नहीं कर सकते, पीटीआई के लोगों ने ही फैसला करना है। बिल्कुल, जमे रहना बड़ी बात है। और आजकल के हालात में देखा हमने ये है कि बस थोड़ी सी तमाज़त और लोग पिघल पिघल कर बह रहे हैं। जमने वाले ज़रा ख़ानदानी नस्ली होते हैं और अभी तक मुराद सईद साहब तो टिके हुए हैं। अब ये बता दीजिएगा शामी साहब के मजमूई सियासत की, ओवरऑल सियासी मंजरनामे की बात करें तो ये लोग जो छोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को, ये इलेक्टेबल्स भी हैं, मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन की नई पार्टी की तरफ भी जोक तरजोक जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी के बारे में इत्तलात थी कि चंद दिन में बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। अगर ये दो फैक्शंस मजबूत हो गए तो पंजाब में बड़े दिलचस्प इलेक्शन होंगे शामी साहब। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के साथ साथ कम से कम ये दो मज़ीद नए बड़े प्लेयर सामने आएंगे और शायद वाकई किसी को वाज़ेह मेजॉरिटी ना मिले। देखिए, तू अभी गुजर में है, कैद मुकाम से गुजर, जो कुछ हो रहा है अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल आखिर क्या होगा जब गर्द बैठेगी तब पता चलेगा। तो कई लोग तो इलेक्टेबल्स हैं, मगर कई ऐसे हैं जिनकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो हालात को कितना मुतासर कर सकते हैं और पीटीआई को कितना मुतासर कर सकते हैं और मुस्लिम लीग नून को कितना मुतासर कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जब इमरान खान साहब कह रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, तो हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। हिचकिचाहट का क्या शिकार है? कह रहे हैं जी हमने करने ही नहीं है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े तर्जुमान PDM हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, सियासत आपको पता ही है सर, हम तो पहले दिन से ये कहते आए हैं, मुफाहमत का नाम है, नेगोशिएशन का नाम है, बातचीत का नाम है। अब तहरीक इंसाफ हम मानते हैं इस हकीकत को कि माजी में इस पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन सर अब तो मान गए हैं, अब तो लचक दिखा रहे हैं, अब हुकूमत ने इनकार कर दिया है, तो क्या ये गैर जमहूरी रवैया नहीं है? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बारे में आप ये सोच रहे हैं या आप ये सोचते हैं कि वो एक सियासी जमात है। रोज़ अव्वल से हमारा मानना ये है कि तहरीक इंसाफ और जिसकी क़यादत इमरान खान के हाथ में हो, वो किस किस्म की सियासी जमात है कि वो सेवन नाफरमानी का ऐलान करे तो सियासी जमात और जमहूरियत, ये है जमहूरियत। पार्लियामेंट पे हमला आवर हो, क्या ये है जमहूरियत? और पीटीवी स्टेशन पे हमला आवर हो, क्या ये है जमहूरियत? फिर 9 मई का तो वो सानिहा है जो वो डायरेक्ट हमला था रियासत पर, रियासती तनसीबात पर, कौमी अमलाक पर, एम्बुलेंस तक उन्होंने माफ नहीं किया। अब आप बताइए, जिना हाउस लाहौर पर हमला,
और ज़ियारत बलूचिस्तान में भी वहाँ हमला हुआ जिन्ना हाउस पर, लेकिन वो हमलावर तो आपने दहशतगर्द डिक्लेयर किया, उस हमले को दहशतगर्दी डिक्लेयर किया। लेकिन अगर इमरान खान और उसकी पार्टी जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला करे, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? जो हमला आवर है वो दहशतगर्द नहीं है? जो मास्टरमाइंड है वो दहशतगर्द नहीं है? तो फिर मुफाहमत और मुज़ाकरात दहशतगर्दियों से मैं कैसे करूं? पहले वो साबित करे कि वो सियासतदान है, वो सियासत कर रहे हैं, वो जमहूरियत के कायल है। अब माहौल मुज़ाकरात का नहीं है, एजेंडा मुज़ाकरात का नहीं है। पहले उन्होंने भुगतना होगा, जो नौकरी को उन्होंने जो कुछ किया उसका सजा भुगतना होगा, उसका हिसाब किताब देना होगा, बाकी बातें बाद में होगी। हाफिज़ साहब, अब द लॉ इज़ ऑल्सो टेकिंग इट्स कोर्स, अब भुगत भी रहे हैं लोग, ज़ाहिर है। अब मेरा ख्याल है कि गुंजाइश शायद निकालनी चाहिए। खैर, अब ये बताइएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और PDM के तर्जुमान की हैसियत से आपका ये बयान भी सामने आया था कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को PDM की किसी जमात में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो PTI में कुछ सर अच्छे लोग भी मौजूद हैं ना, सारे बुरे तो किसी भी जमात में नहीं होते, हर जमात की तरह PTI में भी अच्छे बुरे लोग हैं। सो कोई तो होगा जिसकी सियासत में जगह या गुंजाइश रहनी चाहिए। इन लोगों को शामिल ना करके इनके साथ ज़्यादती नहीं कर रहा है, और पाकिस्तानी सियासत के साथ ज़्यादती नहीं है। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, ये जितने भी लोग हैं अक्सरियत इसमें वो हैं जो उन्होंने 4-5 पार्टियां तब्दील करके उनका लास्ट स्टेशन PTI था। अब वो आगे फिर एक घोंसला ढूंढ रहे हैं। ये सियासी मौसमी परंदे हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये सियासी लोटे हैं। और इसी तरह से मौसमी परिंदों के साथ साथ वो रियासत और रियासती तंसीबात पर हमला आवर और उसमें मुलव्वस हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मंसूबा साज हो। और फिर सियासी पार्टियां जो PDM में शामिल जमातें हों या हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हों, वो दावत दे रही है वो पार्टियां कि आइए हमारे दरवाजे आपके लिए खुलें। उन सियासी पार्टियों से मैं पूछता हूं जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, क्या ये सियासी पार्टी जो इमरान खान की क़ियादत में शिद्दत पसंदी, सियासी इंतहा पसंदी और 9 मई के वाक़यात के सानिये में किसी न किसी सूरत में मुलव्वस, इसको आप क्यों दावत दे रहे हैं अपने में शामिल करने के लिए? देखिए, बात यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तमाम सियासी पार्टियां जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है या PDM का हिस्सा है, इस किस्म के लोगों को पार्टियों में शामिल करना, लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ हुक्मरान इत्तेहाद की क़ियादत से, बड़ी पार्टियां हो या छोटी, PDM में शामिल जमातों से, कि आप अपने सियासी पार्टियों के दरवाजे इन लोगों पर बंद करें। लिहाजा पार्टियों को जमहूरी, सियासी और नजरियाती पार्टी बनाना चाहिए। अच्छा, अब हाफिज़ साहब मजमूई सियासत की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले इलेक्टेबल्स अब लेट्स सी किस नई जमात की तरफ जाते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सर्टनली कोई ना कोई जगह ज़रूर होनी चाहिए। आप ये बताइएगा, PTI वालों को आप ने लाने ये किसी न किसी जमात में चले ही जाएंगे और आपके इत्तेहादी बनने की भी लेट्स सी पोजीशन में आ जाएं इलेक्शन के बाद, तो तब आप कबूल कर लेंगे? अभी तो आपने इस आइडिया को सिरे से नेगेट कर दिया ना, तब आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे तमाम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है आपको हुकूमत बनाने में मदद दे रहे होंगे। ये ताकत के पीछे चलते हैं, ये सियासत और जमहूरियत की ताबे नहीं है न सियासी कुव्वतों और सियासी पार्टियों की। इस किस्म के मफादात के हामिल खुद पसंद लोगों को आप मिला के हुकूमत करना, मेरे ख्याल में ये सियासत की भी कमजोरी है, जमहूरियत की भी कमजोरी है। जब पार्टियां सियासी और जमहूरी तौर पर कमजोर हों, इस किस्म के खुदगरज लोगों को जो मफादात के अलावा और कुछ समझते ही नहीं है, इन लोगों को आप अपने पार्टियों में लेते हैं इख्तिदार तक पहुंचने के लिए, फिर कहां से सियासी और जमहूरी पार्टियां बनेगी? कहां से बनेगी सियासी और जमहूरी पार्टियां? लिहाजा अगर सियासत और जमहूरियत को मजबूत करना है तो इन लोगों के लिए पार्लियामेंट का दरवाज़ा भी बंद होना चाहिए। कम से कम सियासी पार्टियों ने अपना दरवाज़ा भी इनके लिए बंद करना चाहिए।
चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी ज़रा हम खबर देंगे आपको तुर्की से कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर हमने आपको शुरू में बताया था रजब तैयब एर्दोगान दोबारा तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। तारीखी सतह पर उनकी फ़तह जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है और सर्टनली ये हिस्टोरिक फ़तह है भी रजब तैयब एर्दोगान की। इनके हामियों का जश्न भी रात भर जारी रहा। तुर्की में नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे सुर्ख परचम उठाए पार्टी नगमों पर झूमते गाते नजर आ रहे हैं और मकामी मीडिया के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान ने इलेक्शन के दूसरे मरहले में 52% से ज़ायद वोट हासिल किए हैं और उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल कलीचदार ओलो को 47% से ज़ायद वोट मिले। सो उनका भी कंसिडरेबल बाय द वे एक वोट बैंक है। रजब तैयब एर्दोगान ने इंतखाबात में कामयाबी को तुर्की की कामयाबी करार दिया और साथ ही बड़े बड़े उनके दावे भी सामने आए कि ये सदी जो है वो तुर्की की सदी है। आवाम के एतमाद का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और दोबारा तुर्की का सदर बनने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी इनको मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ये सब कुछ तो हो ही रहा है। होपफुली तुर्की की इकोनॉमी के मामलात भी कुछ बेहतर हों क्योंकि वो काफ़ी अरसे से सेटल्ड नहीं है। अभी आगे बढ़ेंगे। एशिया कप का मामला हमने आपसे कई मरतबा डिस्कस किया और यही बताया था ना कि भारत सोट ऑफ तस्लीम कर चुका है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है उसको, लेकिन हमसे बहुत सारी यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं उसके बदले में। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, ताहाल नहीं हुआ। कई दिन गुजर गए हैं, इसीलिए शुक्र शुबात के बादल जो है वो छाए हुए हैं। अब तक छट नहीं सके। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने बज़ाहिर एशिया कप के लिए पाकिस्तानी हाइब्रिड मॉडल को मशरूत तस्लीम किया है। मशरूत में शर्त यह है कि भारत कहता है कि ठीक है, हम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलें एशिया कप में, लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो अपनी टीम भारत भेजेंगे। सो ये भी कहा जा रहा था कि IPL का फाइनल होने के बाद भारतीय बोर्ड हतमी ऐलान करेगा। अब वैसे तो कल फाइनल होना था लेकिन बारिश हो गई और लेट्स सी कि कब ऐलान किया जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी भारत के ऐलान के मुंतज़िर है ताकि एशिया कप के बाज़ाब्ता स्केड्यूल का ऐलान किया जा सके, जो अभी तक नहीं हो सका है। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ ही हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, गुड मॉर्निंग। अब बताइएगा कि क्लैरिटी कब तक मिल जाएगी? वैसे आप लोगों के तो राब्ते होते हैं अपने सोर्सेज से, जो भारतीय सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन तक खबर पहुंच गई है कि भारत मान गया है इस हाइब्रिड मॉडल को? अब्दुल्ला, मुझे नहीं याद पड़ता कि जिस तरह एशिया कप के हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं, मुख्तलिफ एंगल्स क्या, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त एंगल रह गया हो जिसको रिपोर्ट ना किया गया हो, जिसकी ऊपर बात ना की गई हो या जिसकी खबर जो है वो सामने ना आई हो। जितनी एशिया कप को ये जो 2023 की जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है उसके ऊपर ना की जाती रही हूँ। एक हफ़्ता पहले कहा जाता रहा है कि जी इंडिया ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर लिया और दूसरे वेन्यू के ऊपर फैसला होना बाकी है और उसमें से दुबई हो सकता है या कोलंबो हो सकता है। लेकिन उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ये खबरें भी आ गई थी और इसमें खासा रोल है इंडियन मीडिया का, और इंडियन मीडिया शायद ज़्यादा हॉस्टाइल होकर इसके ऊपर अपने कमेंट कर रहा है या अपने तबसरे कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने जयशा के हवाले से ये बयान दाग दिया कि जी अभी तो हाइब्रिड के ऊपर बात होना बाकी है, कोई तस्लीम नहीं किया गया। और फिर जब जिस तरह का जिक्र आपने किया IPL के फाइनल के हवाले से, तो वहाँ पर उन्होंने मदऊ किया था फाइनल देखने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के जो आला ओहदेदारान हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से नज़मुल हसन तो वहाँ पर नहीं पहुँच सके थे कल। उनको कोई निजी मसरूफियात थी, बांग्लादेश से इंडिया का सफ़र नहीं कर सके थे, लेकिन बाकी तमाम ओहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे और इनफॉर्मल उनकी गुफ्तगू हुई और उसको लेकर इंडियन मीडिया ने एक मरतबा फिर ये रिपोर्ट किया वहाँ पर। और हमारी एक दो लोगों के साथ ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि इंडिया में भी जर्नलिस्ट के साथ बात हुई, तो उनका जो रिपोर्ट भी हुआ है और जो कहा भी जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि अभी इस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होना है। सैटरडे के रोज़ एक इजलास था खुसूसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, उनकी SGM थी और उसके बाद जयशा ने एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से और एशिया कप के हवाले से। तो उनका ये कहना था कि भी 2-3 बोर्ड्स के व्यूज़ आए हैं और हमें उन व्यूज़ के ऊपर बात करना है और उसके लिए जो एमरजेंसी मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो अगले 10 रोज़ के अंदर बुलाई जाएगी। तो अब इम्कान यही है कि इस हवाले से जो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अंदर खाते अपने
जो मामला तय कर रहा है दूसरे मतलब बोर्ड के साथ, इंडियन उनके क्रिकेट ऊपर बोर्ड असरअंदाज होने आपकी की देखिए कोशिश। कि वी मस्ट से कि वो इतना स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं कि उन्होंने आईपीएल के फाइनल को भी एक मौका जाना, इन बोर्ड्स को बुलाया, वहाँ पे भी सर्टनली कोई मनसूबा बसाती, कोई प्लानिंग तो हुई होगी, बिकॉज भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि, आपको पता ही है शुरू में तो उन्हें हाइब्रिड मॉडल पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और यही कहते थे कि आप बाकियों से तो कन्फर्मेशन ले लें। तो आपको लगता है कि ये जो मौका है इन्होंने बाकियों को भी वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल। अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड की या इंडिया की किसी भी शोबे के हवाले से अगर आप बात करें तो वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता कि जहां पर पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाया जाए। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में तमाम बड़ी टीमें आ चुकी हैं। अब 4 टीमों के पाकिस्तान आने के ऊपर इंडिया को क्या एतराज़ हो सकता है? माना दुबई का जो वेन्यू है वो गर्मी की वजह से उसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, आप कोलंबो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल को इससे बढ़ के और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफर कर सकता है कि जी आप सिर्फ 4 मैचेस यहाँ पर होने दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वही बात आ जाती है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को जो अच्छा, क्लैरिटी कब तक आ जाएगी ये बताइए? आइसोलेट ना किया जाए। सर देखिए अब्दुल्ला, 2 मुतज़ाद चीज़ें चल रही हैं। एक तो यह है कि जी आज भी फैसला हो सकता है क्योंकि वो वहाँ पर जो बोर्ड दूसरे सरबराहान है वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि फाइनल कल नहीं हुआ, फाइनल आज होना है, तो वहाँ पर अहमदाबाद में मौजूद होंगे। लेकिन उसके बाद जब जेशा की उस वाली गुफ्तगू को देखा जाए जो उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनका ये कहना था कि हमने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, तो अगले 10 रोज़ में उसका इजलास बुलाया जाएगा और तमाम मिल बैठ कर इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन ये जो अंदर खाते उनका जो काम चल रहा है, जो एक उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश है, वो मुझे लगता है कि इंडिया इस वक्त बड़े भरपूर अंदाज से कर रहा था कि हाइब्रिड मॉडल को भी कैंसिल किया जा सके और एक वेन्यू के ऊपर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की राय लेकर एक ही वेन्यू के ऊपर एशिया कप कराया जाए। लेकिन अगले 2-4 रोज के अंदर ये तमाम क्लैरिटी आ जाएगी। जो अच्छा, हमारा मौक़िफ़ क्या होगा? हम मुमकिन तौर पर अगर इंडिया हमारा हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लेता है तो हम जाकर खेलेंगे वर्ल्ड कप में इंडिया में, मतलब है आई गेस यही पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है अपेरेंटली अब तक। तो जी अभी जो हाइब्रिड मॉडल को एक शर्त के हवाले से जिसका आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी क्लियर पोजीशन है। उनका कहना है कि एसीसी को और आईसीसी दोनों जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को आपस में नहीं मिलाया जा सकता। कैसे मुमकिन है कि जी यहाँ पर हम मान लें और उस शर्त पे माने कि हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है? वो पूरे का पूरा जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। उसके अलावा कोई बोर्ड जो है वो इनफरादी तौर पर फैसला नहीं कर सकता। जब भी वर्ल्ड कप का वक्त आएगा तो पाकिस्तान हुकूमत जो है वो अगर इजाज़त देगी तो ट्रैवल करेगी पाकिस्तान टीम। कोई कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने की पोजीशन में नहीं। और जाहिर है कि कमिटमेंट कैसे भी कर लें, आपको पता है हुकूमतों का क्या बनता है, हो सकता है उस पर कोई और बरसर इख्तिदार हो तो कैसे कमिट कर लें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त क्या हालात होते हैं और हुकूमत इजाज़त देती या नहीं देती। आपको याद होगा 2016 का जब ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था तो 2 दिन जो था वो डिले होता रहा और रात जब अगले दिन फ्लाइट थी और एक ही फ्लाइट थी और उस दिन जाके रात ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान टीम अच्छा क्विकली सोहेल भाई आपसे पूछते हैं कि माशाल्लाह हमने बाबर और रिजवान को देखा, ऑल्दो हमने उसकी आगे तफसील रखी हुई है, वो जा रहे हैं हार्वर्ड में और जाकर किस प्रोग्राम के तहत, क्या उनका कोई शॉर्ट कोर्स है, इनरोलमेंट है, आप ज़रा इसकी तफसील हमें बता सकते हैं? बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि एग्जैक्टली वो लोग जो इन पे ज़रा तनकीद भी करते थे कि भाई सही फर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, माशाल्लाह अल्लाह ताला अपने काम में इज़्ज़त दे तो कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म तक लोग पहुँच जाते हैं। जी अब्दुल्ला, बड़ा एक एजाज़ है दोनों क्रिकेटर्स के लिए। उन्होंने न सिर्फ खेल के मैदान में पाकिस्तान के लिए पिछले 2-3 बरसों में एजाज़ात हासिल किए हैं, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम ने, और इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने। बाबर आजम वनडे के नंबर 1 बैटर हैं, इसी तरह मोहम्मद रिजवान टॉप बैटर्स पे शामिल होते हैं और बाबर आजम वाहिद क्रिकेटर हैं जो टॉप 5 जो रैंकिंग है तीनों फॉर्मेट की उसमें शामिल है। तो ये दोनों क्रिकेटर्स के लिए एक सेरेमोनियल सा एक एजाज़ है जो कि उन्होंने वहाँ जाकर एक लेक्चर दिया है और वहाँ पर वो मौजूद हैं इस वक्त। जो हमें अब तक की जो इतलात वहाँ पे मिली हैं तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए कोई ये नहीं है कि उन्होंने कोई तालीम हासिल करनी है, लेकिन उन्होंने जाके अपने लेक्चर से अपनी जो उनकी वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जो फेलोशिप करने के लिए वहाँ पर आए हैं, उनके साथ इंस्पिरेशनल अपना तजर्बा शेयर करना है बेसिकली। सर्टनली दुनिया के कामयाब तरीन बल्लेबाजों की तरफ से आपको कुछ लेक्चर देखने को मिले। एजाज़ है उन दोनों क्रिकेटर्स के लिए जो कि उस यूनिवर्सिटी की जानब से
से दोनों क्रिकेटर्स को दिया गया है। सर्टनली अपना तजर्बा उन्होंने वहाँ पे मौजूद शुरका से शेयर करना है, और दुनिया के कामयाब तरीन बल्लेबाजों की तरफ से कुछ भी सुनने को मिले तो वो सुनते ही हैं। नौजवान बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों, देख ही लिया है ना हमने, अब तो नौजवान तो सुनते ही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। अब वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट की तैयारियां पकड़ ली हैं, अल्लाह खैर ही करे। जब ये बातें सुनते हैं ना हम लोग तो स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। ऑलरेडी 9 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये बजट IMF प्रोग्राम के बगैर ही बनेगा। हालांकि हुकूमत ने IMF पैकेज लेने के लिए इंतहाई गैर मकबूल और सख्त फैसले किए, लेकिन पता नहीं कहाँ थोड़े से, मतलब अभी भी तो सख्त फैसले, गैर मकबूल फैसले किए ही हैं ना। इन द लॉन्ग रन पता नहीं इसका फ़ायदा होता है नुकसान ही होता है। नुकसान ही अपेरेंटली होगा अगर IMF की डील ना मिले तो। शायद अगर IMF की कुछ और डिमांड्स थी तो वो भी देख लेते, कुछ मईशत तो बच जाती इन द लॉन्ग रन, लेकिन डील अब तक नहीं हो सकी है। हाल ये है कि महंगाई काबू में आ रही है ना डॉलर। तासुर ये है कि बजट में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं आवाम दोस्त बजट देंगे। बजट हमारा तैयार है, बल्कि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल फेज़ में हैं, क्योंकि ये तो 3 महीने की प्रोसेस होता है हमारा। हमने इंडिकेटिव बजट सीलिंग कहते हैं, वो आप ऑल प्रोसेस के बाद सब मिनिस्ट्रीज़ को, डिफेंस को, सबको दे दी हुई। कोशिश करेंगे कि अवाम पे बोझ न डालें, आम बंदे पे बोझ न डाले। अवाम दोस्त बजट होगा जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा अवाम दोस्त बजट। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, ये मेरा ईमान भी है और ये मेरा तजर्बा भी है। IMF और नो IMF, लेकिन ये फेयर नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेंबर्स। मैं उनको कहता हूँ कि आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, हम आपके मेंबर हैं भाई, हम यूर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो ये हैं हालात। अब पता नहीं इसको आपने अपने ताई इंटरप्रेट कर सकते हैं। भी कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम के बगैर बजट होगा तो IMF की मज़ीद कड़ी शराइतें होंगी, शायद अवाम कुछ मज़ीद बोझ से बच जाएँ, लेकिन इन द लॉन्ग रन अवाम के साथ क्या होता है ये इसहाक डार साहब अगर क्लियर कर दें और वाकई ये भी बता दें कि हम IMF के बगैर क्या दिवालिया होने से इन्हें यकीन है, क्या हम इन रिकॉर्ड पे कर लें, बात लिख लें या हमें लिख के दें कि हम दिवालिया नहीं होंगे अगर IMF वाला मामला हमारा नहीं प्रोसीड होता तो। मगर ये मामला एक्चुअली ये दिस मैटर इज़ नॉट दैट सिंपल। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर ये मामला इतना सिंपल होता तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये ना कहते हैं IMF डील के लिए हमने लिटरली नाक से लकीरें हमारी निकलवा दी हैं IMF ने, लेकिन उसके बावजूद भी सर डील नहीं मिली है आपको। सुमाशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम साहब, अब नया बजट कुछ 10-12 दिन ही रह गए हैं, आ जाएगा। अब IMF डील भी अभी तक तो हो नहीं सकी, इसके कोई इम्कानात भी नहीं हैं, चांस तो यही है कि कुछ ना होगा। ये बजट IMF के बगैर ही आएगा। सो IMF वाली रकम को हिसाब में रखे बगैर जो बजट बनेगा बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये IMF की रकम रखे बगैर जो है ये बजट बनेगा, क्योंकि IMF के साथ ये बजट शेयर किया जाता है और जब भी आप प्रोग्राम में होते हैं और उनकी इनपुट होती है, ऑफकोर्स उनका एक सॉर्ट ऑफ गो हेड होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी बजट जब आ जाएगा, अनाउंस होगा, उसके बाद जो भी इसमें टैक्सेस की मद में जो चीज़ें रखी जाएंगी वो ऑफकोर्स IMF को ऑन बोर्ड करके रखी जाएंगी और साथ में अखराजात और सब्सिडीज़ हर चीज़ IMF के साथ डिस्कस करके रखी जाएगी, क्योंकि IMF की शराइतों में से एक शर्त ये भी है कि जो बजट होगा वो IMF के साथ आप डिस्कस करके अनाउंस करें और फिर जब अप्रूव हो जाएगा फिर डेफिनेटली उसके बाद IMF जो है ऑन बोर्ड आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये टैक्सेस इसमें आप एक्सपेक्ट करें कि टैक्सेस होंगे। अभी भी बात हो रही है, कुछ जो है वो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस की बात हो रही है और एक तो आपको इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब आपको ऑलरेडी जो है उसमें लगते हैं टैक्सेस, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिजर्व्स के टैक्सेस, कुछ वेल्थ टैक्सेस, कुछ ट्रांजैक्शन टैक्सेस, ये आप एक्सपेक्ट करें कि टैक्सेस हेवी बजट हो सकता है। अगर IMF प्रोग्राम में आपने जाना है तो उनकी शराइत ऑफ कोर्स माननी पड़ेंगी। तो मेरे में टैक्स हैवी बजट होगा और सब्सिडीज़ कम होंगी डेफिनेटली और होनी भी चाहिए और एक्सपेंडिचर्स में भी कमी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और इसको आप एक्सपेक्ट करें कि IMF को ऑन बोर्ड रखते हुए ये बजट बनाया जाएगा अगर हमें अच्छा, एक तासुर ये भी है ना खुर्रम साहब, जो कि शायद हुकूमतों की जानिब से शऊरी तौर पर फैलाया जाता है कि भाई जो टैक्सेशन है, महंगाई है, जो वैसे भी टैक्सेशन होनी चाहिए, IMF की डिमांड्स होती हैं। अब IMF अभी नहीं आ रहा है, अभी आने का कोई इम्कान भी नहीं है, तो आवाम को रिलीफ दिया जाना मुमकिन है? अभी इसहाक डार साहब कह रहे थे आवाम दोस्त बजट होगा, कैसे होगा? नहीं, देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि गवर्नमेंट ये कहती है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये कहती है कि जी IMF की वजह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं, IMF की वजह से सब्सिडीज कम हो रही हैं, IMF की वजह से
महंगाई हो रही है। हाँ, कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि IMF देखें जिससे भी आप कर्जा लेते हैं वो आपके सामने शराइत रखता है ताकि उसका कर्जा भी वापस हो और आपका भी काम हो और आपकी लिए भी बेहतरी हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो कर्जा ले और उसको अपने लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे डेफिनेटली जब आप पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट डिसीजंस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स लेती हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेती हैं जिसमें पॉलिटिकली बेनिफिट होता है वोटर्स को, बट इकोनॉमिकली नहीं होता। जैसे कि सब्सिडीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दे देना, टैक्सेस को वहाँ नहीं लगाना जहाँ लगाना चाहिए, ऑफ कोर्स ड्यू टू हैविंग वोट बैंक। उन एरियाज़ में वोट बैंक होते हैं जहाँ पे आप टैक्सेस नहीं लगाते और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को भी बर्डन करते रहते हैं आप बार बार। फॉर्मल सेक्टर जो होता है उन्हीं को टैक्स करते रहते हैं। तो ये डेफिनेटली पॉपुलिस्ट डिसीजंस होते हैं और खासकर सब्सिडीज की मद में आप देखें बहुत ज़्यादा पैसा बहाया जाता है, उसी की वजह से कर्ज बढ़ जाता है आपके मुल्क पे और इन्हीं लोगों पे, आवाम पे ही जो सब्सिडीज, पेट्रोल की सब्सिडी हो, बिजली की सब्सिडी हो, किसी भी फॉर्म में सब्सिडी हो, चाहे वो बिजनेस को सब्सिडीज दी जाए और वो टारगेटेड सब्सिडीज ना हो, तो उसका नुकसान हमेशा इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में होता है, जिसकी वजह से कर्जे बढ़ जाते हैं, महंगाई में इजाफा होता है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है गिर जाती है और वो हमने देखा भी। तो IMF ये कहता है कि आप टैक्सेस को लगाएं और उसको टैक्स इकट्ठा भी करके दें ताकि आपकी रिसोर्स जनरेट हो और उसको आप बेहतरी के लिए लगा सकें और अपना कर्जा भी वापस दें और साथ साथ खर्चे भी कम करें। एक बात फिर खुर्रम साहब घूम घुमा कर बात यहीं पर पहुंचती है कि पाकिस्तान को डे टू डे मसाइल को डील करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी माशी इस्लाहात तो करना ही पड़ेगी। अब जबकि इस हुकूमत को 1 साल से ज़ायद हो गया है, आपको कहीं ये इफेक्ट या एफर्ट या ये कोशिश जो है नज़र आ रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी पे काम तो छोड़े कोई सोच भी रहा है या इसमें कोई सीरियस भी है? देखिए, मेरे ख्याल में 1 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो रिफॉर्म्स नहीं किए जा सकते, ना मेरे ख्याल में हुए हैं उस तरह से जो कि होने चाहिए। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये कि अगर कोई 1 साल के लिए आता है या फिर जो है उसे पता होता है कि शॉर्ट टर्म में वो कुछ कर नहीं सकता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ना, इसने मुल्क को जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से पिछले 1 साल में भी प्रॉब्लम्स रही हैं। पिछले 8-10 सालों में ज़्यादातर जो बड़ा फैक्टर जिसने अफेक्ट किया है हमारी मईशत को, वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर एक गवर्नमेंट रुके, 5 साल तक पूरा करे, दूसरी गवर्नमेंट आए, 5 साल तक अपना वक्त पूरा करे और ये कंटिन्यूटी चलती रहे, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आना शुरू होगा और यही पॉलिसी कंसिस्टेंसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी कंसिस्टेंसी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है चीज़। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर चेंज हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गवर्नमेंट कर नहीं सकती। इस गवर्नमेंट को भी करना चाहिए रिफॉर्म्स और उसमें बहुत सारे कंडीशंस जो है वो मीट भी किए हैं IMF के। लेकिन जो एक्सपेंडिचर साइड है, देखें, एक तरफ जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ा देना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देना, रुपये को कदर में कमी करना, ये एक कंडीशन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि आप अपने अखराजात कैसे कम करते हैं, उन जगहों पे टैक्सेस कैसे लगाते हैं जिन पे लगाना चाहिए। उसमें रियल एस्टेट है, रिटेल सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे और सेक्टर्स हैं जिसमें आप जो है प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, रिटेल है और एग्रीकल्चर सेक्टर है। इन सारे एरियाज में आपको 2 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स मिल सकता है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स से टैक्स कम करें, बिजनेसेस से टैक्स कम करें, मैन्युफैक्चरिंग से टैक्स कम करें, सर्विसेज से टैक्स कम करें, ताकि आपको एक सही जो है बैलेंसिंग जो है वो एक्ट हो टैक्सेस में और खर्चों को कम करें ताकि फिस्कल बैलेंस आ सके, ताकि कर्जों में कम से कम इजाफा हो, महंगाई में कम से कम इजाफा हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और इकोनॉमी अपने ट्रैक पे वापस आ सके। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत दिन नहीं रह गए, बजट सामने आ जाएगा, उसके बाद के हालात भी हम देख ही लेंगे क्या होता है, क्योंकि अब तक भी तो देख ही रहे हैं ना, भुगत रहे हैं रात। बहुत शुक्रिया आपका, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मौसम शदीद गर्म है वैसे, ऑल्दो मुल्क के एक्सेप्ट अदर दिन कराची, लाहौर और अतराफ़ में, इस्लामाबाद वगैरह में बारिशें भी हो रही हैं। कहीं कहीं आलाबारी की भी इत्तलात आ रही थी, किसी एक आध गाँव से मुझे पता लगा था। अदरवाइज़ वहाँ मौसम कभी बेहतर हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मुसलसल बस आग ही बरस रही है। और जब मौसम गर्म होता है तो फलों की एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है मार्केट में आती है। महंगे तो चले हैं ही, लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें कुछ ट्रिक्स बताई गई थी कि आपको कैसे पता लगे कि आपका जो तरबूज है इसमें रंग भरा इंजेक्शन नहीं डाला गया है। क्योंकि अभी यूजुअली यही होता है ना, कम से कम मैं तो तरबूज कटवा के ही ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि अगर आ जाता है और वो सही नहीं निकलता है तो फिर वो वापस कराने या चेंज कराने का चक्कर वो पूरा ज़ाया ही होता है। सो हुआ ये कि 1-2 दफ़ा तरबूज आया जो देखने में ऐसा पिक्चर परफेक्ट था कि लाल भी है, तरोताज़ा भी है, फ्रेश भी लग रहा है, लेकिन खाने में बिल्कुल बेजायका और फीका। सो ये कुछ मैच नहीं कर रही थी सिचुएशन। सो मैंने फिर आइडेंटिफाई किया कि शायद ये उन तरबूज़ों में से एक है जिसमें फूड कलर मिलाए जाते हैं या इंजेक्ट किए जाते हैं। तो उसकी कुछ ट्रिक्स मैंने देखा कोई शेयर कर रहा था
कि टिशू लगा के देखें अगर तो वो टिशू पे ज़रा ज़्यादा रंग आ जाए। और अभी तरबूज आप खाएं ना और अभी उसमें फूड कलर हो, तो आप अगर आप कुल्ली करें या ब्रश करें तो उसके बाद वो ठीक ठाक कलर आपको महसूस होता है कि हाँ ये फूड कलर है। सो आप प्लीज़ बताइएगा कि वो जो टिशू वाली ट्रिक्स हैं तरबूज के ऊपर आप लगा के देखें और उसमें कलर की अच्छी खासी क्वांटिटी आ जाती है, क्या वो दुरुस्त हैं, वो काम करती हैं या फिर बस ऐसे ही किसी ने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। एनी हाउ ये तो आप हमें लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे। अभी ज़रा हम मौजूदा जो हालात चल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों की भरमार है, ऐसे में रात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब की भी सामने आई और हुआ यह है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया। और तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमत पर गिरफ्तार ख़वातीन कारकुनों से नारवा सलूक के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। दौरान गिरफ्तारी मैल हैंडलिंग और अहल खाना को हिरासा किए जाने की शिकायत भी आ रही हैं। मकामी और आलमी सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें भी इस तरह की बातें सर्टनली हाईलाइट कर रही हैं या आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। मगर हफ्ते की रात गए राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि PTI ने एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगाने के लिए एक साजिश तैयार की थी जो इंटरसेप्ट कर ली गई है, जो पकड़ी गई है। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की और उसके बाद उस गुफ्तगू में शामिल जो किरदार हैं उनको भी वॉच किया गया। तो उसमें जो चीज़ सामने आई उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं ये और वो बाज़ ज़राए से उस लीडर का नाम भी बताया जा रहा है जिसके ऊपर मुबैना तौर पर जिसके साथ मिलकर ये मुबैना ड्रामा होना था, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हो सकी है, सो वी वुड नॉट शेयर इट। खैर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान ने कल रद्द-ए-अमल दिया और क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला और फिर जो हमें ख़बरें आ रही थी कि उनके ख़िलाफ़ किस तरह का सलूक किया गया, तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये मेरे सारे शक दूर हो गए। क्योंकि मेरे जो इसने बातें की इसका मतलब 2 चीज़ें हैं, या इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सब कुछ करवाया। वैसे ये इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनके सोशल मीडिया जो लीड्स हैं, इनके जो हैं कुछ लोग जो इनकी आवाज़ बनते हैं, ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही हैं और शुरू से बाहर ही हैं और वहीं पे बैठ के ये झूठी सच्ची सारी ख़बरें फैलाते हैं। तो उनका ज़रूर ये मौक़िफ़ था, फिर अल्टीमेटली खान साहब ने इसको अडॉप्ट किया और इसी को अपनी तकरीर में बयान भी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए हक़ाइक़ भी कुछ सामने रखने की कोशिश की है। देखिए क्या कहते हैं वो। 32 ख़वातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो ख़वातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं और उनमें सिर्फ उनके साथ ख़वातीन हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह ना करे कभी जेल में इस तरह के वाक़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जो जिना हाउस पे अटैक किया हुआ है उनको हम डेफिनेटली अरेस्ट कर रहे हैं। बाकी जगह पे हमने बहुत रिलैक्सेशन दी है, जो बाकी जगहों पे मतलूब थी ख़वातीन हमने उनको अवॉइड किया अरेस्ट करने से। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज़्ज़त होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए। सो ये तो इन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़े करती है। हुकूमत का काम यही है सर्टनली कि सियासी मकासद के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करने का अगर कोई मंसूबा है तो उसकी ऑडियो सामने लाई जाए ताकि जो इल्ज़ामात हैं उसको कोई बैकअप, जो कॉल आपने इंटरसेप्ट की है
जो आप कह रहे हैं कि आपने इंटरसेप्ट किए तो उसको बताएं ना, उसको दिखाएं। मतलब अल्लाह माफ़ करे, लोगों की वीडियोस आ रही हैं और ऑडियो लीक्स तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अगर आपने इतना बड़ा मंसूबा पकड़ा है तो उसके शवाहिद भी फिर आवाम के सामने आपको रखने चाहिए। और सर्टनली किसी तौर भी ख़वातीन के साथ नारवा सलूक अगर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो हुकूमत को कुछ सबूत दिखाने चाहिए ताकि इस प्रोपेगेंडे का ख़ात्मा हो सके। अभी तो बयानात ही चल रहे हैं सिर्फ। इसी पे ज़रा बात करते हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर आपको पता ही है क्रैकडाउन चल रहा है, पंजाब में ज़रा ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। पार्टी का यह दावा है कि जो गिरफ्तार हैं लोग, इनमें पर्टिकुलरली ख़वातीन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अब इतना बड़ा पंजाब है, हज़ारों कारकुन इसमें गिरफ्तार हैं, तो ऐसा कुछ मुमकिन है कि कुछ गलत हुआ हो और आपकी नज़र में ना आया हो? आप ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हैं कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं? फीमेल जो हमारे कांस्टेबल से लेके जो हमारा अपर रैंक तक हैं, और देखें अभी आई एम इन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, हमारे पास एसपीज भी हैं, फीमेल्स हैं, हमारे पास एएसपी फीमेल्स भी हैं, एंड देन इट कम्स टू इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर टिल कांस्टेबल लेवल, सब फीमेल्स हैं। हमने अगर किसी फीमेल की अरेस्ट को अरेंज किया है तो उसमें हमने सब फीमेल्स रखी हुई हैं। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की टीम जाती है, उसका एक प्रोसीजर है। उसमें अगर आपने प्रेमिसेस को हमने अगर वो सर्च भी करना है तो वारंट होता है उनके पास। उसको पकड़ने के बाद एक प्रोसीजर है। वुमेन पुलिस स्टेशन में फीमेल्स को रखा जाता है जो भी पकड़ी जाती है, और वुमेन पुलिस स्टेशन का सारा स्टाफ फीमेल है। इट्स ऑल वुमेन फ्रॉम लाइक डीएसपी से लेके ऑनवर्ड्स, एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, एंड देन द आईओज तफ्तीशी। उसके बाद इफ दे आर पुट इन द जेल आफ्टर द इनिशियल इंटेरोगेशन, जेल में इट्स अ होल कन्फाइंड एरिया फॉर द फीमेल्स। कोट लखपत जेल है, वहाँ पे इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वो एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स को रखा जाता है, वहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। सो आई थिंक उसमें स्टाफ भी सारा फीमेल्स का है, और उसमें कोई ऐसी मिसट्रीटमेंट किसी को नहीं की जाती है। एंड यू नो व्हाट, लाइक इफ समबडी इज गेटिंग इनटू द जेल, वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज अब वो हमारे प्रेमिसेस में ना हमारी कस्टडी में आ गई, जेल की कस्टडी में आ गई। एंड देयर इज अ होल सिस्टम ऑफ जेल्स एज वेल, आईजी प्रिजन्स होता है, और उसमें आपकी जो कस्टडी से लेके हर चीज़ की एक इवेंट्स को पूरा मॉनिटर किया जाता है। वहाँ पे कैमरास होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की एंट्री की जाती है, रजिस्टर्स होते हैं। सो दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन कि किसी को इस तरह से मिसट्रीट कर दिया जाए और वो किसी के सामने भी चीज़ ना आए। तो अगर सामने नहीं आई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि दिस इज़ अ फॉल्स एलिगेशन एंड दिस इज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन जिसको स्प्रेड किया जा रहा है। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वेरी रिस्पॉन्सिबल, और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी से एक बात आपको कह रहे हैं कि इनको बहुत उसी तरह, बिकॉज एवरी सिटीजन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज प्रेशियस फॉर अस। ठीक है, उसने लॉ ब्रेक किया है, वो उसको लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ को फेस करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी इज प्रेशियस टू फॉर अस एज पुलिस ऑफिसर्स। डॉक्टर अनूश, आपने जिस तफसील के साथ पूरा प्रोसेस बयान किया और जिस एतमाद के साथ आप ये कह रही हैं, इट एब्सोल्युटली मेक सेंस। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने इल्ज़ामात हैं, आलमी सतह पर वो इशू बनाना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो आपको भी सर्टनली जवाबदेह होना पड़ेगा। अब एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि जो गिरफ्तार लोग हैं, जिस हाल में भी उन्हें रखा गया है, मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दिखा दिया जाए कि भाई ये जेलें हैं, इसमें इन हालत में इन कैदियों को रखा गया है। इशू तो किसी भी बात का बनाया जा सकता है, अब वो सच है या झूठ है, दैट इज़ अनदर इशू। आपने ये बात की है कि इंटरनेशनल मीडिया में इसको हाईलाइट करने से, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स और थ्रेटनिंग एटीट्यूड विल कोई ऐसी क्रिएट करेगा हर्डल लॉ के प्रोसेस को रोकने में? तो जवाब है नहीं। लॉ ने अपना कोर्स पूरा करना है। एक चीज़ जब लॉ तोड़ा गया है तो लॉ को तोड़ने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो किसी भी सिटीजन को फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है इसके अंदर। दूसरी बात ये है, अगर किसी को ग्रीवेंस है, कोर्ट्स आर ओपन आउट देयर, दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, और किसी को वो दे आर रेडीली अवेलेबल फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, वो उनसे रब्ता किया जा सकता है। तो बात पता है क्या है, बात सारी ये है
कि एक लॉ है, एक हर कंट्री का लॉ है, इंटरनेशनली भी वो लॉ को फॉलो करते हैं। लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसमें कोई भी जाके इवन पुलिस ऑफिसर भी जाके इनको मिले, किसी को भी प्रिजन के अंदर। प्रिजन का एक पूरा सेटअप, एज आई टोल्ड यू, पूरा सेटअप होता है, उसकी अपनी पूरी एसओपीज हैं जिसको फॉलो किया जाता है और वी आर बाउंड टू फॉलो दोज एसओपीज। राइट डॉक्टर साहबा, ये भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पुलिस का जोर भी आम कारकुनों पे ही चल रहा है। बाय द वे, आपने ये मामला तो चले बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप लोग ना पकड़ सके हसन न्याजी को, जो पतलूने घुमा रहे थे और यूनिफॉर्म लहरा रहे थे और क्या कुछ नहीं कर रहे थे। ना आप हमाद अज़हर को पकड़ सके, आप लोग उनके घर वालों को ही वो कहते हैं हिरासा कर रहे हैं। तो क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है कि जो आम कारकुन है उसे तो पकड़ लिया, जो लीडर्स हैं वो अभी तक बाहर हैं? मैं ये समझती हूँ जो डेविस्टेटिंग इवेंट्स हुए हैं जो 9 मई को, उसमें जितने भी लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं लीगली और लॉफुली, उनको अरेस्ट किया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप नंबर ऑफ अरेस्ट देखें तो वो शायद बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपने सिर्फ 2 नाम लिए जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब लीगल बाउंड्री में ये लोग भी उसकी आ जाएंगे। और ऑब्वियसली पुलिस एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड विदाउट रेस्टलेसली काम कर रहे हैं हम लोग। जिन्होंने अगर किसी भी तरीके से लॉ तोड़ा है, हमें वो रिक्वायर्ड है, और स्टेट को नुकसान किसी भी सूरत में कोई भी पहुंचाएगा तो वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता है। सो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप ये भी जो मिसिंग लोग हैं वो भी इसमें आ जाएंगे कटहरे में। जो अच्छा मिसिंग लोगों की बात करते हैं, आपको पता ही अदालतों में अक्सर केसेस भी चल रहे हैं जहां पुलिस को भी जवाबदेही करना पड़ती है। अब इसमें कुछ सहाफ़ियों के नाम भी हैं। लेट्स टेक यूट्यूबर हैं, एक सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब, उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। इट्स बीन मैनी डेज, क्वाइट अ फ्यू वीक्स, मतलब पता ही नहीं है कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। अब जाहिर है कि अगर आपको नहीं भी पता या आपके पास नहीं भी है तो उनको ढूंढना तो पुलिस ही की प्राइमरी जिम्मेदारी है। इस पर कोई काम हो रहा है? इस पर काम बिल्कुल हो रहा है, शायद लोगों के नॉलेज में या आपके नॉलेज में नहीं है। अगर हम हर चीज़ पे और हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब हमने जियो फेंसिंग की और बिकॉज नादरा की फेशियल रिकग्निशन में तो बहुत सारे हमें उसमें भी सहाफ़ी भी आए, हमें जियो फेंसिंग में बहुत सारे ऐसे नंबर्स आए, और फिर जब उनको बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट एम वाज टू पिक देम अप, पकड़ने के बाद जब उनकी फर्स्ट इंटेरोगेशन की गई, जैसे हमें पता चला कि वो इस पर्पस के लिए वहाँ थे और सहाफ़ी थे, तो उनको रिलीज कर दिया गया फौरी। कि कोई डेलिब्रेट भी हो सकता है जो खुद से कोई हाइड कर गया हो। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मिसिंग है और मिल नहीं रहा है, तो इट्स अ न्यूज़ टू मी। चलिए, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, आप कह रही हैं कि लाहौर में जो सहाफ़ी थे एटलीस्ट उनका तो मामला हल हो गया है, लेकिन इमरान रियाज जो है उनका मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। ज़ाहिर है इट मे नॉट बी अंडर योर जुरिस्डिक्शन। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनूश मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें सियालकोट से जाते हुए, फरार होते हुए जब वो कोशिश कर रहे थे मुल्क से भागने की, गिरफ़्तार किया गया था। अपेरेंटली यही इत्तलात थी, उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है, विच इज़ अलार्मिंग। अच्छा जी, अभी ज़रा हम आगे बढ़ेंगे। इस पर आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ हमें आज पाकिस्तान TV पे लिख के बताइएगा। अभी हम ज़रा तालीम की बात करते हैं, और मुल्क भर में निज़ाम तालीम कहाँ खड़ा है हम सभी जानते हैं, और तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बातें और किस्से कहानियाँ तो हम भी बरसों से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सा काम भी हो रहा है। एक अच्छी मयारी तालीम देना सर्टनली एक अच्छे उस्ताद का ही काम है, और सिंध हुकूमत ने इस मामले में बेहतरी लाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाने का फ़ैसला किया है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वगैरह की तरह असातिज़ा को भी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। हाउ नाइस इज़ दैट। कारकर्दगी का मयार जांचा जाएगा, उसी टीचर को लाइसेंस मिलेगा जो मेरिट पर पूरा उतरेगा। सिंध टीचिंग पॉलिसी बनाने वाला पहला सूबा बन गया है, और बज़ाहिर ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि लाइसेंस जारी करने का अमल जो है वो पूरी तरह शफाफ हो, और पैसे देकर ये लाइसेंस बिक ना रहे हो, क्योंकि बहुत से मामलात में होता भी है। ऐसी बात करते हैं, सिंगर हैं, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशन एंथुसियास्ट हैं, शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग शहजाद, कैसे हैं आप? अब ये बताइएगा, प्लान तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी प्लानिंग भी होती है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले की जो होती है। कब से आपके दिमाग में ये मामला चल रहा था? हाउ लॉन्ग वर द डिस्कशंस? साल लगे, महीनों लगे, हफ्तों में ही हो गया?
देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा, इतना पॉलिटिकल केओस है इस मुल्क के अंदर, एब्सोल्यूट, उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर बात करना लोगों को लगता होगा ये होते हुए आप ये तालीम पे कैसे चले गए। सो आई थिंक ये ख़तरनाक बात होती है कि मुल्क तब्दील स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से होता है, फायर फाइटिंग से नहीं होता। बट यस, अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। देखें, जब पाकिस्तान बनने के बाद डॉक्टर्स के लिए लाइसेंस आया, इंजीनियर्स के लिए लाइसेंस आया, और लाइसेंस का कॉन्सेप्ट लोग समझते नहीं हैं। लाइसेंस कभी भी उन लोगों को नहीं दिया जाता जो कि जैसे जो हार्म ना कर सके, जैसे जो हार्म कर सकते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, जिनके हाथ में वनरेबल होते हैं। जैसे डॉक्टर को लाइसेंस दिया जाता है ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस करे, पेशेंट्स को बचाए। इंजीनियर्स को दिया जाता है ताकि बिल्डिंग ना गिर जाए, पायलट को। इसी तरीके से टीचर्स का जो लाइसेंस है ये बच्चों के लिए होता है कि आप उनको कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि, और सिंध में हुआ और आई होप पूरे पाकिस्तान में होगा। ये बहुत बड़ा दिन था कल जब ये टीचर लाइसेंसिंग आया। और आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, इसके अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी, AKUID, हमारा इदारा दूरबीन, स्टेडा और बहुत सारे और प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व थे जो ये बहुत अरसे से इस पर काम कर रहे थे। डॉक्टर साजिद जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ओनरशिप दे के हेड करके लिखा है। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट होगा और ये इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 24 साल के या यंग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। वो ये है कि अगर वो B.Ed की डिग्री करते हैं 24 साल की उम्र में या उससे पहले, तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम में ये जाएंगे, जो कि जैसे दूरबीन के अंदर 4 साल का प्रोग्राम है। और B.Ed की डिग्री के बाद या B.Ed की डिग्री जो होगी 4 साल, ठीक है, 4 साल की डिग्री वो 24 साल से पहले शुरू कर सकते हैं, 24 साल तक। जैसे ही वो 4 साल करेंगे वो लाइसेंसिंग का टेस्ट देकर सीधा 16वें ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। अभी जब इंडक्ट होता है टीचर तो वो 14 ग्रेड में होता है। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि जाहिर है ये खिदमत का शोबा तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं, जाहिर है, क्योंकि उन्हें खुद भी तो तरक्की करनी है जी। और जो इसमें 700 पोस्ट क्रिएट की गई है इनिशियली, और इसके अंदर जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए भी 25% की अपॉर्चुनिटी है कि वो भी ओवरलुक दिस लाइसेंसिंग प्रोसेस, क्योंकि सिफारिश कल्चर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है, हमें पता ही है क्या मामलात होते हैं, लेकिन वो जो अथॉरिटी है जिसने लाइसेंस जारी करना है वो किसी के ज़रिए असर ना आए, उसमें कोई पोलिटिसाइजेशन ना हो, उसको कैसे कौन कंट्रोल करेगा उसको? देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया, आगा यूनिवर्सिटी, AKUID हमारा बोर्ड होगा, जी, स्टेडा इटसेल्फ एक बोर्ड है, लेकिन ये सारा थर्ड पार्टी कर रहा होगा और इस थर्ड पार्टी को ओवरसी भी गवर्नमेंट के साथ थर्ड पार्टी कर रही होगी। सही। सो ये पूरा प्रोसेस, हमारी पूरी कोशिश होगी ये ट्रांसपेरेंट रहे। अगर देखें ये ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं आई ना तो वही दोबारा गिरना शुरू, इसलिए हमने बहुत छोटे लेवल पर, और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिनिस्टर एजुकेशन का, चीफ मिनिस्टर का, इन तमाम लोगों ने, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेप था। तो इनकी भी यही कोशिश है, क्योंकि ये छोटे लेवल पर हो रहा है, ये बहुत ऐसा नहीं हुआ कि तमाम गवर्नमेंट टीचर्स को लाइसेंस देना पड़ा है, शायद उसके अंदर फिर बहुत मसला होता। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बट आप ये देखेंगे अभी क्या ये ज़िले तक, एक एरिया तक महदूद नहीं, ये पूरे सिंध के लिए 700 पोस्ट पूरे सिंध के लिए, फ्यू हंड्रेड फॉर कराची, कुछ हैदराबाद, कुछ सखर, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। प्लान तो यही है कि जितने भी सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली उन सब के पास ये लाइसेंस होगा जी, अल्टीमेटली होना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल, हालांकि प्राइवेट स्कूल पर कोई अभी कंपल्शन नहीं है कि वो आके लाइसेंस लें, बट माँ बाप ये पूछना शुरू करेंगे कुछ अर्से बाद कि क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपने B.Ed की डिग्री की हुई है। ख़तरनाक बात यह है कि ये एक 0 से 1 की क्वांटम जंप है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ने भी डिसाइड कर लिया था कि आपने B.Com किया हुआ है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप आएँ, आप पढ़ा लें और NTS का टेस्ट दें। और जब व्हेन वी वर यंग, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब हम छोटे थे तो हमारी टीचरों ने B.Ed M.Ed किया होता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया जिसमें कोई भी बस पढ़ा सकता। लेकिन आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जब हम इस B.Ed की डिग्री को ठीक कर रहे थे, ये जो B.Ed की जो पुरानी डिग्री है ये भी ऑब्सोलीट हो गई है। हाँ, क्योंकि वो भी छोटे 2 साल की डिग्री थी, इसको भी बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप लोगों के लिए हम एक मास्टर्स, जो दूरबीन हमारा इदारा है, वो एक मास्टर्स प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहा है, बिकॉज 29 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर। उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हम ले आए साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा 96 में ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान आया था, वो आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ ही काम करने के लिए, उसके बाद फिर अब आया। सो हम थर्ड पार्टी जितनी भी है वो पूरी कोशिश कर रही है, हम जैसे लोग, कि इसको वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट हो, इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट हो, और इसके ना कभी भी वो जो आप कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी ख़त्म ना हो जाए, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये ना हो।
ऑलराइट, कोशिश तो इनकी है, लेकिन इस कोशिश को कैसे यकीनी बनाएंगे? क्या दुनिया में इस तरह की प्रैक्टिस होती है जिसका मॉडल यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है? ये जो लाइसेंस होगा इसकी दुनिया में क्या वैलिडिटी होगी, क्या एक्सेप्टेंस होगी? ये कुछ पहलू हैं। अगर आप भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है, और पर्टिकुलरली जो इनका इदारा दूरबीन है, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा है, बड़ी कामयाबी से करा रहा है,